चाइना ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो रेवोल्यूशन है, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिज्म। रशिया और चाइना इस जंग में आते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ कि ईरान से ज़मीन के रास्ते तेल भी ख़रीदना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अगर आप ऑफिशियली अमेरिका से रहते नहीं ले सकते तो आंखें बंद कर लें, स्मगलिंग ज़्यादा करवा लें। मेरी जनरेशन के 5, 10, 15 साल हैं, आपकी जनरेशन के 50 साल हैं। हमें अपनी पावर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आप तक ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। सही। आई नो अ वुमन जिसके 5 बहनें हैं, हर एक बहन के 4 बच्चे हैं। उसने हर बच्चे को एक टोकरी अंडे उबाल के जिम्स पे भेज दी। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। बिल्कुल ऐसे ही, ये रेजिलियंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम पाक अफगान वॉर की बात कर रहे हैं, तो सर ये ट्रेड रूट जो हमारा बहुत तगड़ा और बहुत सॉलिड ट्रेड रूट था, इसकी वजह से सर बेतहाशा जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इन पे अभी से फ़र्क हमें नज़र आना शुरू हो गया है। अगर ये प्रोलॉन्ग करती है कशीदगी जो है, क्या समझते हैं कि इसका अगेन अवाम पे 25 करोड़ इसको भुगतेगी? जी, सबसे पहले तो केपीके के लोग भुगत रहे हैं, उनकी ट्रेड बंद है। वो रोज़ के रोज़ हम मैंने कहीं पढ़ा कि जी 22 मिलियन का नुकसान अफ़गानिस्तान का हुआ है और शायद 35 या 36 मिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, मगर इन परसेंटेज उनका ज़्यादा है और हमारा कम है। सर आम लोगों का नुकसान है बिल्कुल। ये ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का नुकसान है, ना अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का नुकसान है, ये उन ट्रेडर्स का नुकसान है जो रोज़ चीज़ें लाते थे। और नेचुरली उसके बाद फिर एक वो ट्रांजिट ट्रेड थी, जो इंडिया से भी जाती थी अफ़गानिस्तान और कराची से भी जाती थी, जिसका हम वो रेंट लेते थे, वो भी रुकी हुई है। तो आई बिलीव कि बड़ी जल्दी इनको मिलके इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि अब मैं तो ये समझता हूँ कि ईरान से ज़मीन के रास्ते तेल भी ख़रीदना शुरू कर देना चाहिए, और अफ़गानिस्तान से भी, ताकि सेंट्रल एशिया से आप वो एनर्जी रिसोर्सेज भी ले सकें। अफ़गानिस्तान से वो चीज़ें जो आप नहीं बना सक रहे रोज़मर्रा की, वो फिर से लेना शुरू कर दें, उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। देखें हम अपनी टेक्स्ट बुक में 2 डिविडेंड्स की बात करते हैं, पीस डिविडेंड एंड वॉर डिविडेंड। वॉर डिविडेंड, बिल्कुल, दोनों को अलग-अलग रखें वैसे भी। जी, ख़ास किस्म के लोग जो हैं वो वॉर डिविडेंड, ट्रंप और उसकी फैमिली जो है वॉर डिविडेंड से फ़ायदा उठाएगी। जी। आम लोग जो हैं वो पीस डिविडेंड से फ़ायदा उठाते हैं, वो ट्रेड से फ़ायदा उठाते हैं, पीपल टू पीपल एंड मुआहदे होते हैं, जॉइंट वेंचर्स शुरू होते हैं, आपको उनकी एक्सपर्टीज़ पता लगती है, उनको आपकी एक्सपर्टीज़ पता लगती है, एंड सच फोर्थ। हमारे और अफ़गानिस्तान के तो शादियाँ भी थीं केपीके और उनके पख्तून इलाकों में, हमारी और ईरान की, हमारा बलूचिस्तान और उनका बलूचिस्तान में थे। वैसे तो हमारा पंजाब का भी था, मगर यहाँ तो रिलीजियस डिफरेंस था ना जी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो बहुत ज़रूरी है सर। इसमें फ़ायदा भी बड़ा होगा ना, हमें देखिए, अगर ईरान से हम ऑयल लेना शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा कम होगी कंपेयर टू। अगर आप ऑफिशियली अमेरिका से रहते नहीं ले सकते तो आंखें बंद कर लें, स्मगलिंग ज़्यादा करवा लें। उस पे हो भी रही थी, सेल टैक्स लगा दें। मैं हमेशा समझता हूँ कि आप टैरिफ ना लगाएं बॉर्डर पे, आप सेल्स टैक्स लगा दें, तो अक्रॉस दी बोर्ड, वो अमेरिका से आता हो तेल, वो ईरान से आता हो तेल, वो सऊदी अरब से आता हो तेल, वो उतने का ही बिकेगा। हाँ, ऐसे सर चाइना भी तो ले रहा है ना, चाइना ईरान से बहुत मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जब आप खास लोगों का फायदा सिर्फ सोचते हैं तो फिर ये नुकसान आते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको पूरी कौम का फायदा देखना चाहिए, और स्पेशली आपके टैंक्स, आपके एयरप्लेन्स, आपके उनको चाहिए ना ये रिसोर्सेस। तो वो तो आप अपना जमा कीजिए, वो ईरान से लेना है, रशिया से लेना है, कहाँ से लेना है, वो उसको तो जमा कीजिए।
कौम की बात तो नंबर 2 पे नंबर आती 2 है। पे आती है, बिल्कुल। मगर वो भी बात आपकी शुरू में ही आपने की कि जब आपने एग्रीकल्चर शहरों से बाहर निकाल दी, हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट से आनी है, जी, बिल्कुल। और अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो आपको कैसे सब्जियां और फल और गोश्त मिलेगा? ऐसे ही है। सो ये सारा एक स्ट्रेटेजिक, हुँ, ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो वॉर स्ट्रेटजी है, उसके साथ पीस स्ट्रेटजी भी बंधी हुई बिल्कुल है। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, वैसे तो हमारे पास है ही बड़ी छोटी-सी बिज़नेस कम्युनिटी, लेकिन हम मौका ढूँढते हैं, अ, आए दिन कोई ना कोई उनके ऊपर ऐसा बॉम्बशेल हम इंटरनली फेंक देते हैं कि वो बेचारा थोड़ा-सा बड़ी मुश्किल से जो है ना उसकी कमर की दर्द सही होती है मेडिसिन खा-खू के। हम चंद दिन के बाद फिर उसके ऊपर एक ऐसी बोरी लाद देते हैं कि फिर उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी फिर दोबारा बेचारे की टूट जाती है। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखें किसी भी मुल्क में आप देख लें, अमेरिका की हम बड़ी बात करते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इस वक़्त अमेरिका में हैं। इवन 83%। जी, इवन मिडल ईस्ट जो उठा है, दुबई की खास तौर पे बात करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बेस पे उठा है। इंडिया की बात कर लें, इंडिया भी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही दुनिया के अंदर उसका नाम बना है। तो पाकिस्तान में अभी ये जो यंगस्टर हैं, जो हमारी 65% यूथ है आउट ऑफ 250 मिलियन, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, सर वो इस वक़्त एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में निकल पड़ा है घर से। लेकिन ये आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी इंटरनली कभी एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स हमें तंग करती हैं। इन बच्चों को, सर ये 65% हमारा जो यूथ है, जिस बेचारे ने अभी आँख खोली है, इसको नहीं पता क्या वॉर है, इसको नहीं पता कि कहाँ से तेल आना है, कहाँ से, वो अपनी रोज़ी-रोटी में लगा हुआ है। वो इस वक़्त कोशिश कर रहा है कि मैं एक ग्लोबल सिटीज़न बन जाऊँ, क्योंकि उस बच्चे को इंग्लिश आती है, उस बच्चे के पास अच्छी इंटरनेट की रिसाई है, उसके पास एक अच्छी डिवाइस है जिस पे उसने इंटरनेट यूज़ करना है, तो उसके लिए बॉर्डर नहीं है। उसके लिए इंडिया का कस्टमर भी उतना ही अज़ीज़ है जितना अमेरिका का है। उसके लिए उतना ही अमेरिका वाला कस्टमर भी अच्छा है जितना मिडल ईस्ट का है या लोकल है। तो सर इस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक़्त एक ख्वाब देख के बैठा है कि यार मैंने एक ग्लोबल सिटीजन बनना है? देखिए, मेरी जो अपनी यूथ के लिए मैं एक बात कह दूं इसमें, जी, जी, प्लीज़। कि ये जितनी लड़ाइयाँ हैं ना, हाँ जी। ये लड़ाइयाँ हमारी जनरेशन ने इसलिए की हुई हैं कि अगली जो आपकी जनरेशन है उसको एम्पावर ना कर हो हुँ, सके टेक्निकली। सही। हालांकि मेरी जनरेशन के 5, 10, 15 साल हैं, हुँ, आपकी जनरेशन के 50 साल हैं। हुँ, हमें अपनी पावर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आप तक ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, सही। मगर अगर वो नहीं हो रही तो फिर भी ये आपका काम है अपनी माइंड फ्रेम को देख के, हुँ, अपने जॉइंट वेंचर्स को देख के, वो बाहर से करने हैं, वो अंदर से करने हैं, देख के ग्रैब दिस पावर, सही। इससे पीछे ना हटें। हुँ, हालांकि हमारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे, वो बड़ी मार खा रहे हैं, जी। मगर एट द सेम टाइम मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, मैं सब जगह देता हूँ, लोग हंसते हैं मेरे पे। हुँ, आई नो अ वुमन जिसके वो 5 बहनें हैं, हर एक बहन के 4 बच्चे हैं, तो वो कहीं 20 बच्चे हैं। हुँ, तो कवर्ट में उसने हर बच्चे को एक टोकरी अंडे उबाल के जिम्स पे भेज दी, और वो उसने मुझे कहा जी कि मैं 3 लाख रुपया महीने का इन अंडों से कमा रही हूँ, वाह! और मैंने इनके स्कूल की टीचरों की ट्यूशन घर में लगा दी है, वो आके इन बच्चों को घर में फिर पढ़ाती वाह! है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही रेजिलियंस है। है। यस। ये है मेरा मैसेज कि ऊपर को ना देखें, गवर्नमेंट को हुँ, ना देखें, अपने सर्कमस्टांसेस को देख के लीगली, और इन दैट कॉन्टेक्स्ट दूर करें इन लोगों को जो आपसे टैक्स मांग रहे हैं, या हुँ, और अपने साथ एक जॉइंट वेंचर या कोऑपरेशन करके खड़े हों अपने पाँवों पे। हुँ, एक दिन में आप अमीर नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप सट्टाबाजी ना करें, है। हुँ, मगर अपनी मेहनत, अपनी इंटेलिजेंट, और अपनी स्पेशली ये जो इंटरनेट है, इसको इसके मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ये मोबाइल जो है, ये आपका प्रोडक्ट है टू प्रोड्यूस थिंग्स, सर ये अर्न आपकी एन एटीएम इनकम, है सर, इट्स अ एटीएम बेसिकली। अर्न एन इनकम। हाँ, इसको गेम्स खेलने पे ना लगाइए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कंज्यूमर गुड नहीं है, ये प्रोड्यूसर गुड है। और सर मैं बड़े वसूख से एक बात यहाँ पे करने लगा हूँ, ये जो वॉर और ये सारी चीज़ें हम करते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, सर इट्स जस्ट इन द ठंडा रूम, एसी वाले कमरे मैं की एग्री कर रहा हूँ। कहानियाँ हैं। यकीन करें कि हमारे पास, मैं तो ग्लोबली काम कर रहा हूँ इस वक्त, ऐसी ऐसी जगह से क्लाइंट हैं जहाँ पे इस वक्त प्रॉपर वॉर चल रही है, लेकिन सर आज तक कभी डिस्कशन नहीं हुई हमारी आपस में। मैं एक बात कह दूं, जी, जी।
इजराइल और ईरान, हम्म, 26 दिन से बॉम्ब गिर रहे हैं जी ना, जी जी, कितने इजराइल के बंदे मरे हैं, कितने ईरान के बंदे मरे हम्म, हैं? 1,500। हाँ ये कैसे है कि हजारों बॉम्ब्स, हाँ, हजारों मिसाइल्स इन मुल्कों बिल्कुल पे गिर ऐसी है, चुके अभी हैं, तक तबाह हो घर जाता सब तबाह हो कुछ। चुके हाँ, हैं, लोग नहीं मरे, बिकॉज दिस इज अ वॉर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज अ वॉर टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स, दिस इज अ वॉर टू कैप्चर द ह्यूमन रिसोर्स। हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे वापस इस यंग लोगों को उस लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे बहुत रंज हुआ था जब आईटी वालों ने कहा कि जी एक्सपोर्ट टैक्स कम कर दें, जी, तो इसहाक डार साहब मिनिस्टर थे उस वक्त, हम्म, उन्होंने कहा जी हम टैक्स नहीं कम करेंगे। हम्म, ओ भाई, कौन सा मुल्क है जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाता है? इंपोर्ट टैक्स तो लगता है, हाँ, एक्सपोर्ट तो आप कहते हैं जितना ज्यादा लाओ एक्सपोर्ट लाओ। करो, जितना ज्यादा पैसे कमाओ, जितना ज्यादा डॉलर लाओ, इसीलिए फिर लोग किसी और मुल्क में पैसे रख लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इंडियंस के साथ भी ना कुछ 10 एक साल काम किया हुआ है मिडल ईस्ट में। सर इंडियन ओवरसीज जो है, वहाँ की गवर्नमेंट उसको एक दामाद की हैसियत देती है, और दामाद भी वो वाला जो घर आते हुए 4 शॉपर जिसने हाथ में पकड़े सदके जामा मेरा पुत्र आया है, वो हैसियत देती है। और हमारे ओवरसीज को क्या हैसियत है सर? जलील किया जाता है उनको, ठीक है, सर हमारी इसीलिए वो रेमिटेंस नहीं के आने को ऊपर। तैयार। यहाँ की बैंकों की खबासतें देख लें सर, मेरी अभी जब रेमिटेंस आती है, यकीन करें मेरे पहले तो वो अपनी पेमेंट रिलीज करवाने में मेरे जूते घिसते हैं, उसके बाद मुझे पीआरसी लेने में, अच्छा बैंकों की क्या है जी, वो फलाना बैंक नहीं दे रहा जी, फलाना बैंक, भाई मैंने आपको पैसे भेजे हैं लीगल, $1 लीगल मंगवाने पे आपको पता है मुझे कितनी डज लगती है? 5 से 6 रुपए की डज लगती है सर। ये मैं इनकम टैक्स के अलावा बात कर रहा हूँ, या बाकी टैक्सेस के अलावा ये बात कर मुझे रहा हूँ। बिल्कुल अंदाजा गूगल है। रेट कुछ और है, हमें जो दिया जाता है 3 से 4 रुपए वहां से कम किए जाते हैं, फिर हम $40 से $50 पर रेमिटेंस फी पे करके लाते हैं। वही अगर हम देखें हुंडी के जरिए लेके आते हैं तो हमें 5 से 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो और इन एक टोटलिटी सर उसी मेरा दिन आ 9 रुपए का जाता है लॉस, सर दिन घंटे में जी। 9 से 10 रुपए का लॉस मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली $1 के पीछे हो रहा है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि जी उसके ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स भी दो आप, फिर फलाना टैक्स भी दो। देखिए आपके एक आईटी वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने आपको एक सर ऊंचा करने की, एक फखर से सर ऊंचा करने का मौका दिया, आपने क्या किया उसके साथ? मुझे पता है ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमने आगे बढ़ना है। सर। मैं ये बार बार कहता हूँ कि ख़ास तबका है इस मुल्क का जो हावी है हमारे रिसोर्सेज पे और हमारी गवर्नमेंट्स पे। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात जी, नहीं कर रहा, और वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों को एक ख़ास सतह से ऊपर जाने से हाँ ऐसे डरते ही, इसलिए ऐसे ही। हैं कि उनके अपने बच्चे काबिल नहीं हैं। हम्म, वो करप्शन से तो काबिल हो जाते हैं, मेहनत से और अकल से काबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स डाले हुए हैं, मुझे रंज अपनी ब्यूरोक्रेसी से है जो मिडिल क्लास से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, हम्म, ना कि आपको पे वो सारी प्रॉब्लम्स डालनी चाहिए। ऐसे ही है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हम ज़रा स्लो हैं, हम्म, बट ये आईटी रेवोल्यूशन जो है ये चेंज कर देगी। जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों को है जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, मगर वो आईटी के साथ नहीं काम कर सकते, हम्म, वो दुनिया के साथ। अब तो हमारी इंडस्ट्री बैठी जा रही है क्योंकि उनके लिंक्स उस तरीके से नहीं है। हम्म, सो हम हमारा आईटी इंडस्ट्री ही है जो ये जो स्टार्टअप्स हैं यही चलेंगे। तो मेरी एडवाइस यंग लोगों को है कि जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बिल्कुल करें, और अभी इस मौका है, जी, मौका है। बहुत बहुत मौका हाँ, है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने आईटी की बात की या पावर की बात की, देखिए इस वक्त भी अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर तरफ जो है आईटी बेस्ड ही, आईटी में इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें सारा कुछ ही आ जाता है, एआई भी आ जाती है, बाकी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है सर। इसी की वजह से ही इस वक्त जो है ना प्रोग्रेस चल रही है, वो चाहे आप चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, इवन इंडिया को देख लें। अभी लेकिन ना इस वक्त सर जो हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला था, पहले तो हम ये कहते थे ना इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया आईटी के अंदर, लेकिन ये एआई की जो दौड़ थी ना सर, इसमें सबको, पूरी दुनिया को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई सबके लिए, क्योंकि नई चीज थी, पूरी दुनिया को मौका मिला, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया भी। बट अगेन वही बात कि हमें नेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं किया गया, कोई इसकी डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं किया गया। जो कुछ लोग इसमें काम कर भी रहे थे उनको भी फोर्स किया गया कि भाई दिहाड़ी सिखाएं,
दिहाड़ी लगाना सिखाएं बच्चे को, आप रहने दें, हमने तनख्वाह नहीं लेनी, आप दिहाड़ी आज की जुगाड़ किस तरह करना है वो बताएं। अब अगेन वही बात है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है एआई के अंदर, हम अभी भी चैट जीपीटी से वही पूछ रहे हैं बेसिक सवालात, जबकि दुनिया के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब्स आ चुकी हैं जो कि हाईली पेड, 1,60,000, 1,80,000, $2 लाख तक पर एनम उसकी पे दी जा रही है। हमारा बच्चा आज भी चैट जीपीटी से यही पूछ रहा है कि हाउ कैन आई ईट बर्गर, ठीक है, आई वांट टू गेट मैरिड सून। अब ये सवाल हमारे यंग जनरेशन चैट जीपीटी से पूछ रही है। ऑन द अदर हैंड दुनिया इससे, अब ये जो टेक्नोलॉजी की जो जितना भी ये सारा हुआ है, अब इसमें बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ किया गया है। देखें, प्रॉब्लम फिर वही है कि हमने अपने बच्चों को वो ग्लोबल आउटलुक नहीं दिया। आपको होगा, मुझे होगा, ये अपनी बेस पे है ना सर, दिया नहीं गया, हमने लिया है। जी, मगर एजुकेटेड तो इतने थे ना कि दुनिया की समझ आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। जब तक आप, हमारा तो ये रहता है कि हम बच्चा दरख्त पे चढ़े तो हम कहते हैं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। दुनिया कहता है कि एवरेस्ट पे चढ़ो। हाँ। तो माइंड फ्रेम जो हमारे हैं, हमारे घर वालों के हैं, हमारी हुकूमतों के हैं, वो अग्रेसिव नहीं है। उसकी क्या हिस्टोरिक वजह है वो एक और हो सकती है, बट द थिंग इज कि दैट डजंट मीन कि ये यूथ जो है अब उस अग्रेसिव लेवल पे, जो भी है अग्रेसिव लेवल पे नहीं आ गई, और वो उस तरीके से। अब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जिस तरह हम ग्लोबलाइजेशन की बात एक ज़माने में करते थे कि बाईपास कीजिए गवर्नमेंट्स को, कैसे करना है वो आईटी बताएगा। सर ये आपने खतरनाक स्टेटमेंट दे दी। बाईपास कीजिए आप टैक्सेशन के निज़ाम को, ठीक है, सोचिए कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं और फिर इस मुल्क के वो गरीब बच्चों का किसी न किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनको टीम का हिस्सा बना सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये जो स्टेट है, जो इतनी भी मुझे प्यारी हो, अगर वो रुकावटें डाल रही है तो बाईपास करना पड़ेगा। सर चीन हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल नज़र आ रहा है इस पूरे जो कहानी के अंदर जो है ना, और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ईरान से सबसे बड़ा बायर भी फ्यूल का, पेट्रोल का यही ईरान चीनी नज़र आता है हमें। तो इनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखें, चाइना और ईरान दो सिर्फ, और शायद नेपाल हो जी, ये वो मुल्क हैं जो जिसकी कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर है, इररिस्पेक्टिव के ईरान मुसलमान हो गया, वो कम्युनिस्ट हो गया, या उससे पहले जो है कन्फ्यूशियस की थ्योरी, मगर वो कल्चरल है। अब ईरान पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, चाइना पे करूँगा। चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट नेशन। चाइना और सोवियत यूनियन में जो तजाद था या है वो ये था कि सोवियत यूनियन अपना कम्युनिज्म दुनिया को दे रहा था और दुनिया में रेवोल्यूशंस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आया अमेरिका के साथ और CIA जीत गई। और उसका बदला ये ले रहा है पुतिन, हालांकि वो भी कैपिटलिस्ट है और मैं तो उसको कहता हूँ ही इज अ थग, ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमारे बहुत सारे दोस्त उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सोवियत यूनियन में, विच इज रॉन्ग। सही। चाइना ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो रेवोल्यूशन है, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कम्युनिज्म। इस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, नाम काफी मुश्किल है। इसने जब दूसरी दफा बना था चेयरमैन, अब तो तीसरी दफा बन रहा है, तो एक अपनी वो जो थी सेंट्रल कमेटी को स्पीच की थी जी। उसमें एक सेंटेंस था, वो ये सेंटेंस था, प्ले विद कैपिटलिज्म बट
learn Marxism. Do not leave Marxism. सही. So मार्क्स का पहला प्रेसिडेंट माओ तुंग और फिर डेंग सियाओपिंग और फिर ये वो जो कंटिन्यूएशन है ना जी, उसमें पहली शर्त यह है कि कौम को इतना पढ़ा दो. उन्होंने फिर ये भी कर दिया कि जी आप मिलियनर्स भी बन सकते हैं, बिलियनर्स भी बन सकते हैं, मगर एक ख़ास लेवल के बाद जो अगर कमाएंगे तो वो 100% गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते. सही. सो दोनों चीज़ें, प्रोडक्टिव कैपेसिटी. फिर उन्होंने जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैप्चर कर लिया तो सेकंड उन्होंने, पहले एजुकेशन थी, फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी. और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने 20 साल चाइनीज़ को अमेरिका भेजा. उनको कहा साइंस पढ़ो, साइंस में काम करो और इनोवेट करो, और 20 साल के बाद उन लोगों को वापस बुला लिया. अमेरिका ने जब कहा कि तुम कॉपी कर रहे हो हमारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा हम कॉपी नहीं कर रहे, हम तो अपने बंदे वापस मंगवाए हैं जिन्होंने तुम्हारी पास चीज़ें बनाई हैं और तुमसे बेहतर बना रहे हैं. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर दी. आज फिर वो डिफेंस में गए जी, जो अब शायद उनके से ज़्यादा कोई नहीं है, बेहतर नहीं बना रहा. बिल्कुल ऐसी है. वो ईरान की मदद कर रहे हैं इन बट नॉट खुल के नहीं आ रहे सामने. आम इससे ये जो जंग से पहले उन्होंने जहाज भर के मिसाइल इंजन भेज दिए थे कि मिसाइल खुद बनाओ, इंजन हमसे ले लो. सही. रशिया ने भी यही किया था इन दैट कॉन्टेक्स्ट. मगर अगर रशिया और चाइना इस जंग में आते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी, जिसको प्रॉपर्ली हम वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं. वर्ल्ड वॉर 4 है, मैं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहता. अच्छा. कोल्ड वॉर जो थी वो वर्ल्ड वॉर 3 थी. ठीक है, इसको 4 पे लेके जाएंगे. ये 4th पे है न्यूक्लियर, जो नहीं हो, जो तैयार नहीं है. ये देखिए दो बातें हैं जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को तबाह करने को तैयार है. एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और कि जिस दिन ये एक मुल्क भी चला देगा तो बाकी भी चला देंगे और इंसानियत ख़त्म हो जाएगी. और दूसरा, विद ड्यू अपॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जो ये घड़ी, ये मशीनें, ये कारें, ये सारी टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी हमें सर्व करने के लिए जी. हम अब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसके हम सब सवियंट हैं. बिल्कुल ऐसी है. बिल्कुल. तो फिर अशरफुल मखलूकात कैसे रहेंगे अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ऊपर, वो आपके यूज के लिए है. सो सेंसिबिलिटी ऑफ थिंग्स यही है कि जंग उस लेवल तक ना लेके जाया जाए. अभी तो ईरान कह रहा है कि मैं खुद ही काफी हूँ. बिल्कुल. जिस दिन से आगे जाना होगा फिर देखेंगे. इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सो मैं नहीं मानता कि चाइना इनकी मदद नहीं कर रहा, बट जिसको कहते हैं बूटी भेज देता है. हाँ, बूटी भेज दी. और इसमें खाली वो बूटी नहीं भेज रहा सर, इससे भी 2 कदम आगे चला गया. देखें, एक तो स्ट्रेटेजिकली तो कर ही रहा है, इकोनॉमिकली हमारे थ्रू उन्होंने अपना असला प्रूफ करा लिया. वो तो अच्छे से प्रूफ और ईरान के थ्रू उन्होंने अपने सर्वेलेंस को प्रूफ करा. सर वो भी हो गया. और ऑन टॉप ऑफ इट अब इकोनॉमिकली किस तरह सर वो डैमेज देने जा रहा है यूएस को. हम पेट्रो डॉलर की बड़ी बात करते थे, ठीक है, पेट्रो डॉलर था, फिक्स हुआ था कि दुनिया में कहीं पे भी उन्होंने कहा कि युआन में अगर ये युआन वाली गेम सर ऑन हो गई और टू सम एक्सटेंट ये इसको हो गई है सर. ब्रिक्स, इसमें इंडिया साथ नहीं आ रहा, बाकी सब हो गई है. मतलब ग्लोबल अगर लेवल पे ये चली जाती है और 2-4 मुल्क मिल जाते हैं साथ में, तो सर ये तबाही की तरफ चले जाएगा. डॉलर की तबाही की तरफ जाएगा. यस, डॉलर. यस, डॉलर का प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ जाएगा. जो वर्ल्ड करेंसियां होती हैं ट्रेड, उसमें 4 हैं. डॉलर थी, फिर ये 23 करेंसीज थी, बास्केट ऑफ करेंसीज जिसको हम कहते हैं जी. मगर गोल्ड था, ऑयल था, प्रेशियस मेटल्स जी. बिल्कुल ऐसी है. यही हैं जो पैसा बनाते हैं और मुल्कों को चला रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट. मगर इसके अंदर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, अमेरिका भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना, वेस्ट भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना, चाइना भी ह्यूमन रिसोर्स पे बना है, ईरान भी ह्यूमन रिसोर्स. बिल्कुल ऐसे ही है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई, फिर चाइना की हो गई, फिर अमेरिका की है, फिर
इंडोनेशिया और पाकिस्तान की पाकिस्तान है। की आती है, बिल्कुल अब ऐसे ही। इंडोनेशिया और पाकिस्तान, मजे की बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया में 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम्म, सऊदी अरेबियन कितनी है? इनका तो 20 में भी नहीं है, 19th है। 19 है, सही। हम लोगों को सऊदी अरेबिया के बारे में बताते रहते हैं, हम इंडोनेशिया के बारे में नहीं हाँ बताते। बिल्कुल ऐसी है। यह है हमारा प्रॉब्लम कि वो इकोनॉमी जो 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेके बैठी है हाँ और 16 लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुसलमान है हाँ और कोई जंग नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, जल्जले आते हैं, सुनामीज आती हैं और वो तरक्की कर रही है, उसके बारे में ही अपनी कौम को बता दो। सर वो लाइमलाइट में नहीं है ना, हम तो बात नहीं उसी की सर, करते हैं जो मुसलमान मुल्क है ना। सर वो है नहीं ना करेंगे सर, हमने सिर्फ उसकी बात करनी जो रेड कारपेट पे हमारे साथ है, तो वो आता नहीं है क्योंकि उसका कभी उसने पंगा किया नहीं। हमने तो सर देखिए, हम भी तो थोड़े लालची लोग हैं ना, हमने भी उसी की बात थोड़े करनी नहीं है, है, ज्यादा है। हमने भी उसी की बात करनी जहाँ पे रेड कारपेट मिलना है। सर लास्ट सवाल इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, सर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की खास ब्लेसिंग हुई है कि इस पूरी कहानी के अंदर हमें रेड कारपेट दिया गया है, ठीक है, और हमारे अरबाब इख्तियार जितने भी हैं और उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो रेड कारपेट हमें दिया गया है, इससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी एज ए मुल्क? जी, मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि दुनिया में हमारी इज्जत हमेशा से रही है। जी। पाकिस्तानी हर जगह हैं और बड़े हार्ड वर्किंग हैं जी। और डॉक्टर्स भी हैं, और शायद इंग्लैंड की जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तानी है, और जो उनका मेयर चले वो तो है सर वो भी लोगों की वजह से पाकिस्तानी। हो गया जी ना, जी, वो नॉर्वे में भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि इज्जत हमेशा से थी, जी। मगर वो अगेन हमारा वो जो अशराफिया है, उनका जो बिहेवियर है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज्जत आई, ठीक है। प्रॉब्लम आती है। मेरे पास हरा पासपोर्ट है, कभी मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने हर जगह मुझे इज्जत मिली है, जी। मुझे इज्जत मिली जी। है, उस पासपोर्ट को इज्जत मिली है। बिल्कुल। मगर जब आप भिखारी भेज देंगे, जब आप कहीं ना कहीं जब भी कोई बंदे उठाए जाते हैं, जब भी कोई टेररिज्म आता है, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 पाकिस्तानियों के नाम लिख आते दिया हैं। जाता है, बिल्कुल। सो ये हमारी प्रेस का प्रॉब्लम ये है कि हम पहले अपने आप को बुरा कहते हैं, फिर दूसरे को बुरा कहते सही। हैं। ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जी, ठीक है। बट आपकी बात सही है कि इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ रही है, बढ़ेगी, और अगर हम इसको अच्छी तरह हैंडल कर लें, चाइना को भी खुश रखें, अमेरिका को भी खुश करें, ईरान को भी करें और सऊदी अरब को भी करें, और शायद रशिया से भी। और ये हो जाएंगे मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मैं बहुत नहीं टाइट हैं मानता दोनों तरफ सर। से। मैं समझता हूँ कि ये जंग तवील होगी, अच्छा। क्योंकि ईरान को फ़ायदा हम्म। हरमुज़ को बंद करने का है, ईरान को फ़ायदा है कि अमेरिकन फ़ौजी आए और फिर उसको फेंटी पड़े। बिल्कुल सही। हाँ, वो नहीं चाहता कि ये बड़ा आसान है कि आप आके उनके लीडर मार दें, हाँ। उन पे हमले कर दें और फिर कहें कि आज दोस्ती कर ली है। हाँ, और शराइत भी कोई हाँ, मुनासिब नहीं है ना। ऐसी तो बात तो नहीं है ना कि आज दोस्ती कर ली है, मेरा बाप मारा हो बिल्कुल तो ऐसे ही है। कहो मेरी बीवी मारी हो, मेरी माँ मारी हो, मेरी बेटी मारी हो, हाँ। और मुझे कहो कि दोस्ती कर ले, दोस्ती कर ले, तो और तू फिर भी आज से टर्म्स एंड कंडीशन के हाँ, साथ। तो बिल्कुल नहीं ऐसे होगी। ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेफिनेटली दुआ हमारी यही है कि ये जंग ख़त्म हो ताकि खित्ते में अमन हो। देखें, इसमें किसी की भी फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली एक जो आम कॉमन शहरी है, वो किसी भी मुल्क का हो, उसको नुकसान हो रहा है, जी। ठीक है। जानें ज़ाया हो रही हैं, वो चाहे किसी भी की है, जान तो जान है ना सर, ठीक है। तो दुआ यही है कि ये ख़त्म हो, जल्द से जल्द ख़त्म हो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो कशीदगी है, ये भी ख़त्म हो, ताकि खित्ते के अंदर सर जो एक खुशहाली का जो लहर है, वो दोबारा दौड़े। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। हमने कोशिश यही की कि जितने टॉपिक्स हैं इनको कवर किया जाए। एंड पे अगेन वही बात है कि हमारी जो यूथ है, देखें जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, ये चलता रहना है, और ये अव्वल अव्वल से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रही हैं। हम यूथ ने घबराना नहीं है सर। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, हमने भी अपना रास्ता खुद बनाना है। हमें जितनी भी मुश्किलात आए, हमने बड़े एहसन तरीके से, बड़े फर्म होके, बड़े स्ट्रॉन्ग होके उसको अबूर करना है। इंशाल्लाह आगे खुशहाली खुशहाली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।